तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपका एक और इंतज़ार ख़त्म करने जा रहा हूँ। जी हाँ, कुछ समय पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी अप्सरा साधना की, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना है और बहुत ही ज़्यादा लायक भी किया है। तो वहाँ पर हमारी वो स्टोरी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आगे की स्टोरी के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी आपको वो घटना बताऊंगा। तो आप लोगों का इतना सारा प्रेम देखकर मेरे ऊपर भी दबाव पड़ गया कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो आगे की घटना लेकर के आऊं। तो सबसे पहले तुम्हें यह बता दूं कि अगर किसी ने भी उस अप्सरा साधना का पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले उसे जाकर ज़रूर सुने, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बार आप सभी को उस पहले वाले पार्ट की शॉर्ट स्टोरी याद दिला देता हूँ। तो आपने अब तक ये जान लिया था कि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर कमलेश को सब लोग बहुत ट्रोल करते थे, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी। इस वजह से कमलेश काफ़ी परेशान था। फिर एक दिन उसने अप्सरा की साधना की और एक अप्सरा नयनी को सिद्ध कर लिया। नयनी का साथ पाकर कमलेश में आत्मविश्वास आया और वो मेहनत करते हुए पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो गया और आखिरकार बेंगलोर की एक अच्छी कंपनी में जॉब करने बेंगलोर चला गया। अब उसके आगे क्या हुआ ये आपको आज जानने को मिलेगा। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और पहला पार्ट ज़रूर सुन लेना। और जो साथी हॉरर चीज़ों को, उन घटनाओं को जानने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि ऐसी और घटनाएं मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आ सकूं। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो कमलेश बेंगलोर की कंपनी में काम कर रहा था। उसने एक 2 बेडरूम होल किचन का फ्लैट ले रखा था और घर के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें रख रखी थी, और ये सब उसने अपनी कमाई के पैसों से किया था। कमलेश नयनी के साथ वहाँ बड़े आराम से रह रहा था। 2-3 महीनों में छुट्टी लेकर वो नयनी को शिमला वगैरह घुमाने ले जाता। कई बार तो वो उसे विदेश भी लेकर जा चुका था। नयनी और कमलेश एक साथ काफ़ी खुश थे। कमलेश अपने काम में इतना अच्छा हो गया था कि अब तो उसकी सैलरी भी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। कमलेश के भाई अब उससे जलने लगे थे। उसका छोटा भाई, जिसके ऊपर उसके घर वालों को गर्व था, वो ड्रग लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण उनकी काफ़ी बदनामी तो हुई थी, लेकिन वो लोग इस बात को दबाने की कोशिश करने लगे। उसके कॉलेज के वो लोग जो उससे दुश्मनी रखे हुए थे, अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ ना कर सके और अब वो 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। शीतल की अब तक ना तो शादी हुई है और ना ही वो कोई ढंग का काम कर रही है। उसने भी 20-25 हज़ार की नौकरी पकड़ ली है। उसके माता पिता उसके खराब वर्तमान के लिए उसे दोष देते थे, क्योंकि अगर वो उस समय ये सब ना करती तो आज उसका भविष्य अच्छा होता, उसकी अच्छी जगह शादी हो गई होती। कुल मिलाकर कमलेश को जितने लोगों ने भी परेशान किया था, उन सभी की जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई थी। इन्हीं सब के दौरान कॉलेज का रियूनियन हुआ और इसमें सभी टीचर्स और बच्चों को बुलाया गया, जिसमें कमलेश का भी नाम था। कमलेश को इनविटेशन तो मिला, लेकिन कमलेश की वहां जाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन जब नयनी को ये बात पता चली तो वो उससे बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां से हम दोनों मिले थे। तुम उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे कि इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कमलेश नयनी का बहुत सम्मान करता था और वो जो भी कहती थी ज़रूर करता था, इसीलिए वो उसे मना न कर सका और वापस जाने के लिए निकल पड़ा। कमलेश ने इस बारे में जब अपने घर पर बताया कि वह आ रहा है, तब उसके घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि कमलेश ने उनका नाम रोशन जो किया था। वह खुशी खुशी यह बात अपने आस पड़ोस के लोगों को बताने लगे। जैसे ही पड़ोसियों को यह बात पता चली तो वो लोग उनसे पूछने लगे कि कमलेश की शादी हुई या नहीं। तब जब उन्होंने मना किया तो उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने अपनी अपनी बेटियों का प्रस्ताव कमलेश के लिए दिए। यहाँ पर कमलेश की मां ने तुनकते हुए उन्हें मना कर दिया। यहाँ उनके मन में था कि कमलेश की शादी किसी ऐसी जगह करवाएगी जहां से मोटा दहेज मिले। खैर, कमलेश ने यहाँ आकर एक होटल में चेक इन किया, क्योंकि वो पुरानी बात को भूला नहीं था।
इस शहर को देखकर उसके मन में काफी सारे भाव आ जा रहे थे। यहाँ पर उसने कितना कुछ सहा था, लेकिन अब उसके हालात बदल चुके हैं। उसके पास आज सब कुछ था और जिन लोगों ने भी उसे नीचा दिखाया था, आज वो उसके आगे कुछ नहीं थे। खैर, यहाँ आकर उसकी माँ ने उसे घर बुलाया। तब कमलेश ने साफ बोल दिया कि वो मिलने आ जाएगा, लेकिन वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि जब उसे ज़रूरत थी तब तो उसे यहाँ से निकाल दिया गया था और अब उसे ज़रूरत नहीं है। शाम को कमलेश एक प्राइवेट कैब से घर पहुंचा तो हर कोई उसे देखता ही रह गया। कमलेश जब घर आया तो उसके माँ बाप खुशी से फूले न समाये। कमलेश अब काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा था। उसके शरीर पर बाजुओं और सीने पर शर्ट कसी हुई थी, जिससे कि उसका कसरती शरीर काफ़ी अच्छा लग रहा था। कमलेश घर पर आकर बैठा। इस दौरान उसके पिता, दोनों भाई और माँ भी वहीं थे। कुछ देर बाद उसके पापा बोले, अब भी वहीं काम करते हो? कमलेश बोला, नहीं, वहां मैंने साल भर काम किया था, उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया तो और अच्छी जगह काम लग गया। उसकी माँ बोली, वैसे अभी कितना कमा रहा है तू? कमलेश बोला, 3.5 के आसपास। कमलेश का बड़ा भाई बोला, 3,500। कमलेश बोला, नहीं, लाख। उसका बड़ा भाई हैरानी से बोला, साल के? कमलेश हंसा और बोला, अरे साल के अगर 3.5 लाख लेने होते तो यहां मुझे काम की कमी थी क्या? 3.5 लाख महीने के। ये सुनकर उसके पिता बोले, मुझे गर्व है तुझ पर। मैंने हमेशा तुझे कम आंका, लेकिन तूने सच में मेरा नाम रोशन कर दिया। अब हर जगह मुझसे तेरे बारे में जरूर पूछा जाता है। इस पर कमलेश हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं नयनी उससे बोली, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। ये सच में वही घर है जहां से तुम्हें जलील करके निकाला गया था, और अब देखो। नयनी ने ये कहा ही था कि तभी बाहर से उनकी पड़ोसन अपनी बेटी के साथ वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, हमने सुना कमलेश यहां आया है, तो सोचा अपनी बेटी नताशा को उससे मिलवा दूं। कमलेश यहां सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वहीं ये सब देखकर नयनी को काफी गुस्सा आ रहा था, जो कि उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। तब कमलेश ने नयनी का हाथ पकड़ा। इससे नयनी का गुस्सा शांत हुआ। वहीं वो लड़की नताशा कमलेश के पास आई और बोली, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने सच में कितनी मेहनत की थी यहां तक पहुंचने में? कमलेश बोला, हाँ, तुम भी अगर यहां ना आकर मेहनत कर रही होती तो तुम भी आगे कुछ अच्छा कर सकती हो। ये सुनकर नताशा झेंप गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोली, हाँ, वो मुझे आपसे टिप्स चाहिए थी। कमलेश बोला, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, तुम प्लीज यहां से जाओ। ये सुनकर नताशा अपनी माँ के साथ चली गई। वहीं कमलेश की माँ बोली, बहुत अच्छा किया तूने उसे भगाकर। पता नहीं दोनों माँ बेटी क्या समझती हैं। तू उसे छोड़, लाखों में एक लड़की लाऊंगी तेरे लिए। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और रही बात वंश बढ़ाने की तो मेरे अलावा आपके 2 बेटे और हैं, उनकी शादी करवाकर अपने अरमान पूरे करो। ये सुनकर उसकी मां आंखों में आंसू भरते हुए बोली, क्या हमारे अरमान तेरे साथ नहीं हैं? हमने तेरे लिए कितने सपने देखे हैं। क्या एक माँ बाप को इतना भी हक नहीं बनता कि अपने बच्चे की शादी देख सके? ये सुनकर कमलेश वहां से उठते हुए बोला, तभी मैं यहां आना ही नहीं चाहता था। आप लोगों के इतने तानों के बावजूद मैंने खुद को साबित किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। आप लोगों ने तो मेरा साथ भी छोड़ दिया था। अरे, जब मेरे कॉलेज के लड़कों ने मुझे बुरी तरह से पीटा था, तब भी तुम लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। आप लोगों ने मेरी जरूरत के समय हमेशा मेरा साथ छोड़ा है, और अब बात हक की कर रहे हो। हक पाना है तो पहले जिम्मेदारी निभाई होती। बोलकर कमलेश बिना कुछ खाए वहां से चला गया। अब कमलेश ने वहां कुछ नहीं खाया था, इस वजह से वो एक रेस्तरां में खाना खाने गया। वो रेस्तरां काफी महंगा था, लेकिन अब कमलेश के हालात पहले जैसे नहीं थे, इसीलिए वो कितना भी पैसा खर्च कर सकता था। कमलेश ने वहां जाकर खाना ऑर्डर किया और नयनी से बात करने लगा। कुछ देर बाद नयनी बोली, कमलेश, तुम्हें शीतल याद है ना? कमलेश बोला, हाँ, लेकिन तुम अचानक से उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? नयनी बोली, इस जगह पर कैशियर वही है, वो देखो वहां काउंटर पर।
नैनी ने कहा। तो कमलेश ने बिना शीतल की ओर देखे कहा, अरे तो क्या हो गया? पूरे एग्जाम में तो मेरे खिलाफ चाल चलने में लगे रहे और प्लेसमेंट के टाइम भी यही सब करते रहे, तो ऐसे में यही सब तो करेंगे। देखो, मुझे इनमें से किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ये सुनकर नयनी मुस्कुरा दी। इतने में ही वेटर वहां खाना लेकर आया और कमलेश खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद कमलेश ने काउंटर पर आकर जब बिल दिया तो शीतल उसे देखती ही रह गई। बिल लेते हुए शीतल उससे बोली, कैसे हो कमलेश, मुझे पहचाना? ये सुनकर कमलेश बोला, पहली बात, मैं यहाँ का कस्टमर हूँ, तो तुम मुझे मेरे नाम से ना ही बुलाओ तो अच्छा है, और दूसरी बात, मुझसे फालतू में चेप होने की कोशिश मत करो। ये सुनकर शीतल कुछ ना बोल सकी। उसने जल्दी से कमलेश से बिल लिया और फिर कमलेश वहां से चला गया। शीतल को कमलेश पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। काम खत्म करके शीतल घर की ओर जाने लगी। इसी दौरान उसे विपुल का फोन आया। उसने कहा, कैसी हो शीतल, कल कॉलेज का रियूनियन है, आ रही हो ना? तब शीतल बोली, हाँ आ तो रही हूं, लेकिन वहां पर वो कमलेश भी होगा। उसे देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। अभी वो मेरे होटल में आया, मैंने उससे उसका हालचाल पूछा, लेकिन उसने तो मुझे ही जलील कर दिया। ये सुनकर विपुल बोला, छोड़ो इस बात को, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि अगर तुमने ज्यादा हाथ पैर चलाया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। कल रियूनियन में आना, हमारे साथ के और भी लोग आएंगे। वहां अगर तुम्हें कोई अच्छा पैसे वाला मिल जाए तो उससे दोस्ती करके आगे की बात कर लेना। शीतल बोली, हाँ ये तुमने अच्छा आइडिया दिया। इसके बाद उसने फोन रखा और फिर घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इस दौरान उसके मन में कमलेश को लेकर चिढ़ थी। अगले दिन सारे लोग कॉलेज रियूनियन में पहुंचे। वहां सारे टीचर्स और बच्चे थे। उन्हीं में कमलेश भी आया था, जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। सारे टीचर्स कमलेश की तारीफ कर रहे थे कि कमलेश पढ़ाई में कमजोर था और सब लोगों का साथ छोड़ने के बावजूद उसने पढ़ाई में झंडे गाड़ दिए थे। आज उसकी मेहनत की बदौलत वो एक अच्छे मुकाम पर जो था। ये सब देखकर कमलेश और नयनी काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ शीतल और उसके साथी कमलेश को ही देख रहे थे। वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आए और तब मनीष बोला, क्या बात है कमलेश, काफी महंगा सूट पहन रखा है, लेकिन सच कहूं तो तुम पर सूट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर के मुंह में अंगूर। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे, लेकिन फिर कमलेश मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं लंगूर ही सही, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि 2.5 लाख का अंगूर आराम से खा सकता हूं, लेकिन तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर वहां एकदम शांति छा गई, लेकिन फिर कमलेश ने उससे पूछा, वैसे मनीष तुम कितना कमा लेते हो? 30,000, 40,000? जितनी तुम्हारी साल भर की तनख्वाह है ना, उतनी मेरी 1 महीने की है। इसी के साथ ही मैंने अलग अलग जो इन्वेस्ट करके रखा है ना, उससे मेरी सेविंग्स करोड़ों में है, जो कि मैंने अपने दम पर कमाए हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मुझे अगर कोई चीज पसंद आ जाए जो मैं तुम्हारी तरह 6 महीने तक पैसे नहीं बचाता फिरता या फिर पहली तारीख का इंतजार नहीं करता, उसी समय खरीद लेता हूं। इतना ही नहीं, 3-4 बार तो विदेश जा चुका हूं, और तुमने तो विदेश हमेशा वर्ल्ड मैप में ही देखा होगा ना। ये सुनकर मनीष को काफी गुस्सा आया और तभी एक टीचर ने आकर कहा, मनीष तुम आज भी नहीं सुधरे। इन सब चक्करों की वजह से पहले ही अपना कैरियर खराब कर चुके हो, अब और क्या करके मानोगे? और तुम सभी बच्चे इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस लड़के का तुम इतना मजाक उड़ा रहे हो, उसमें और तुम में कितना फर्क है, इसलिए तुम इसका नहीं खुद का मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर कमलेश बोला, सर इन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि ये सारे जो लुक्स के साथ नहीं पा सके वो मैं बिना लुक्स के पा चुका हूं। जिस वजह से इन्हें जलन हो रही है तो अपने मन को दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब सुनकर सारे लोग शांत तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए। इस दौरान शीतल भी वहां से बाहर आ गई और तब एक लड़के ने शीतल को देखकर कहा, अरे तुम तो शीतल हो ना? शीतल बोली,
हाँ, और तुम धीरेंद्र ना? वह लड़का बोला, हाँ मैं धीरेंद्र हूं। शीतल बोली, तुम तो टॉपर हुआ करते थे ना, आजकल क्या कर रहे हो? धीरेंद्र बोला, बेंगलोर की ही एक कंपनी में काम कर रहा हूं। शीतल प्रभावित होते हुए बोली, अरे वाह, मतलब काफी अच्छा कमा लेते होगे तुम तो। धीरेंद्र बोला, हाँ, साल का पैकेज अब 12 लाख के आसपास है, लेकिन अगर उस दिन कमलेश मेरे रास्ते में नहीं आया होता तो उसकी जगह मैं होता। ये सुनकर शीतल हैरानी से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? इस कमलेश ने तुम्हारा मौका छीना। धीरेंद्र बोला, हाँ, मैं टॉपर था, इसलिए ये मौका मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला उसे। असल में उस समय एक चीज हुई थी, और वो ये कि हम दोनों को ही एक साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और फिर धीरेंद्र उस समय हुई घटना को बताता है, जिसे मैं आपको उसी टाइम पीरियड में सुनाता हूं। कमलेश और धीरेंद्र दोनों ही एक साथ उस कमरे में जाते हैं। कंपनी के लोग उन दोनों की फाइल देखते हैं और फिर दोनों से सवाल जवाब शुरू करते हैं। दोनों ही उनके सवालों का जवाब बहुत सहजता से देते हैं। यहां धीरेंद्र को विश्वास था कि उसे ही ये जॉब मिलेगी, क्योंकि उसका प्रदर्शन शुरू से अब तक अच्छा था। वहीं कमलेश के ग्रेड तो अभी सुधरने शुरू हुए थे। कुछ देर बाद एक महिला बोली, मिस्टर धीरेंद्र, आपका प्रदर्शन हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वही मिस्टर कमलेश, आपका प्रदर्शन अभी अभी सुधरना शुरू हुआ है और कुछ ही समय में काफी सुधार आया है। क्या आपने चीटिंग की थी? ये सुनकर धीरेंद्र को हंसी आ गई। वहीं कमलेश बिल्कुल सामान्य तरीके से बोला, मैम, मेरे ऊपर किसी को भरोसा नहीं था, यहां तक कि मेरे माँ बाप को भी नहीं। मुझे कॉलेज के कुछ लोग बुली करते हैं। इसकी शिकायत जब मैंने सबसे की तो मेरी किसी ने नहीं सुनी, यहां तक कि मेरे माँ बाप ने भी नहीं। यहां तक कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे घर से तक निकाल दिया था। तब मैंने सोच लिया था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी पढ़ाई की, खुद को इतना झोंक दिया इन सब में कि किसी पर ध्यान नहीं दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। ये सब सुनकर वे सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर एक शख्स जो कि उनका सीनियर था बोला, मिस्टर कमलेश, आपकी जर्नी काफी दिलचस्प है। आपने मुश्किल से मुश्किल समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारी कंपनी को यही चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप इस पोस्ट पर आए। ये सुनकर धीरेंद्र बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन इस जॉब के लिए मैं ज्यादा एलिजिबल रहूंगा क्योंकि मैं टॉपर रहा हूं। तब वह शख्स बोला, आपने पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं? देखिए मिस्टर धीरेंद्र, हमें ऐसा एम्प्लॉय ने चाहिए जो हर सिचुएशन में अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए हम इसके लिए कमलेश को चुनते हैं। आप भी काफी काबिल हैं, इसलिए हमारी कंपनी की इससे कम की पोस्ट के लिए चाहें तो इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सुनकर धीरेंद्र गुस्से में बोला, मैं हमेशा से टॉपर रहा हूं, इसलिए इसके अंडर तो काम बिल्कुल नहीं करूंगा। बोलकर धीरेंद्र तेजी से वहां से चला गया। फिर धीरेंद्र ने शीतल को आगे कहा, मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर बाद में मैंने दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया, लेकिन इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी उसमें। आज अगर मैं उस कंपनी में होता तो बहुत आगे निकल जाता। तब शीतल बोली, मैं समझ सकती हूं, इस कमलेश ने बहुत लोगों का कैरियर खाया है, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। वो अप्सरा इसके साथ है, तभी ये इतना उड़ रहा है। ये सुनकर धीरेंद्र हैरानी से बोला, अप्सरा? वो अप्सरा जो आर्षि मुनियों के टाइम पर होती थी? क्या मजाक है? शीतल बोली, अरे मजाक नहीं, सच है, तभी तो आज वो इस मुकाम पर है, वरना सोचो कि उसे ये सब कैसे मिल सकता है। हमने बहुत कोशिश की थी उस कमलेश से उस अप्सरा को छीनने की, लेकिन सब उल्टा हो गया हमारे साथ। आज उसी की वजह से हम इस हालत में हैं। ये सुनकर धीरेंद्र सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद वो बोला, इस कमलेश ने मेरा मौका छीन लिया और मैं इसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। शीतल बोली, अरे तुम अकेले कर ही क्या लोगे, और हमने क्या कर लिया? बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो और अपने काम में ही फोकस करो। धीरेंद्र ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कमलेश से बदला लेना चाहता था और उसके लिए उसके दिमाग में एक योजना आई।
कमलेश वहीं खड़ा था कि तभी धीरेंद्र उसके पास आया और बोला, तुमने सच में कमाल कर दिया कमलेश। आज तुम कहां से कहां पहुंच गए? इसका राज क्या है? कमलेश बोला, राज कुछ नहीं है, बस मेहनत करते रहो, सब मिल जाएगा। वैसे रात बहुत हो चुकी है, इसलिए अब मैं चलता हूं। बोलकर कमलेश वहां से चला गया। ये देखकर धीरेंद्र मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये चाहता है कि इसके अलावा कोई आगे ना बढ़ पाए, इसलिए मुझे बता नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंटरनेट पर से इस बारे में पता करूंगा और फिर मैं भी अप्सरा को साध लूंगा। अगर इस जैसा इंसान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये सोचकर धीरेंद्र वापस घर आ गया और अब वो इस बारे में इंटरनेट पर से जानकारी इकट्ठी करने लगा। पूरी रात उसने ये सब किया और फिर उसने इस जानकारी के आधार पर अप्सरा साधना करने का सोचा। साधना में बताए गए तरीके से उसने साधना करना शुरू की, लेकिन यहां धीरेंद्र ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन कमलेश भी वापस जाने की तैयारी करने लगा था। जाने से पहले उसने सोचा कि एक बार घर वालों से मिल लिया जाए। यही सोचकर कमलेश घर आया। यहां उसने सुना उसकी मां उसके पिता से बोल रही थी, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप कमलेश से इस बारे में बात कीजिए, वो हमारा बेटा है और मैंने लड़की वालों को जुबान दी है। उसके पिता बोले, और इसकी एवज में कितना दहेज लेने की डिमांड की है? उसकी मां बोली, इससे आपको क्या, हमने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, तो थोड़ा दहेज ले लिया तो क्या गलत किया? ये सब क्या मैं अपने लिए कर रही हूं? उसके पिता बोले, हमने उसे पढ़ा लिखा कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। हमारी औलाद है वो। हमारे तुम्हारे माँ बाप ने भी एहसान दिखाने के लिए हमें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। कमलेश का बड़ा भाई बोला, माँ गलत क्या बोल रही है? वो इतना कमाता है और उसे इतना पढ़ाने लिखाने के बावजूद वो महीने के 40,000 हमें देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। उसके पिता बोले, तू तो वो भी नहीं देता। देखो भाग्यवान, हमने जो उसके साथ किया उसकी वजह से वो पहले ही हमसे दूर हो चुका है, अब उसे और दूर मत करो। अब कमलेश से रहा नहीं गया और वो सीधे घर के अंदर चला आया और बोला, मुझे लगा था कि आपको अपने बेटे की फिक्र है, लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसों से मतलब है। अगर आप मतलबी हो सकती हैं तो मैं भी हो सकता हूं। आज के बाद मेरा आपका रिश्ता खत्म। मैंने इतना सब होने के बावजूद अपना बेटे होने का फर्ज निभाया, लेकिन आप आज तक मेरी मां नहीं बन पाई। आज के बाद मैं आपको कोई पैसे नहीं भेजने वाला, और रही बात शादी की तो वो भी नहीं करने वाला। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता कमलेश तेजी से वहां से चला गया। वहीं अब कमलेश की मां काफी परेशान हो गई थी। कमलेश वहां से निकलकर एयरपोर्ट आया और बेंगलोर के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान नयनी उससे बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है? कमलेश बोला, मेरी इच्छा शादी करने की नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं बस। नयनी बोली, कमलेश, एक समय के बाद जब तुम काफी बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारी देख रेख के लिए कोई चाहिए होगा, और अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान कैसे होगी? क्या तुम संतान सुख से वंचित रहना चाहते हो? देखो, अगर तुम ये सब मेरे दबाव में आकर कर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने कि किसी अप्सरा को इतना प्रभावित किया है, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कमलेश बोला, नयनी, पहली बात, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, बल्कि तहे दिल से तुम्हारा सम्मान करता हूं। तुम मेरे लिए किसी देवी की तरह पूजनीय हो, और मुझे पता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई तो तुम मुझे माफ कर दोगी, इसलिए डर वाली बात नहीं है। मुझे शादी वादी की भी कोई इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा मन इस संसार से भी लगभग उब चुका है, इसलिए इन सब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर भविष्य में कभी मेरा इस तरह का इरादा होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही तो बताऊंगा ना। ये सुनकर नयनी मुस्कुरा दी, क्योंकि कमलेश बिल्कुल सच बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र ने भी अप्सरा साधना पूरी कर ली थी, लेकिन उसे कोई अप्सरा दिखाई नहीं दी। ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में जाकर शीतल से कहा,
ये सब बिल्कुल बकवास है। उस कमलेश की सफलता के पीछे कुछ और ही चक्कर है। तुमने मेरा समय खराब करवा दिया। ये सब सुनाकर धीरेंद्र तो वहां से चला गया, लेकिन अब शीतल सोचने लगी कि उस कमलेश के पास अगर अप्सरा नहीं है तो वो क्या चीज है। धीरेंद्र इन सब को भूलकर अपने कामों में लग गया। इसी दौरान एक रात जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे उसके शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। ये सब देखकर वो एकदम से उठ बैठा, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। वो दोबारा से सोने के लिए लेटा, लेकिन अब भी कोई उसके शरीर को छू रहा था। इस बार धीरेंद्र शांत ही बना रहा और फिर कुछ ही देर में उसे किसी लड़की की खिलखिलाने की आवाज आई। वो आवाज उसे बिल्कुल पास से आ रही थी। ये सब सुनकर धीरेंद्र काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर ठीक इसी दौरान उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले अप्सरा साधना की थी। तो क्या इसका मतलब उसने अप्सरा सिद्ध कर ली है? ये सब सोचकर धीरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने आंखें खोली, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर धीरेंद्र बोला, अरे मैं ही तो तुम्हारा मालिक हूं, मैंने तुम्हें साधा है। लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर वो दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। ऐसा होते ही दोबारा उसे वही सब महसूस हुआ। तब वो बोला, देखो अब मैं तुम्हारा मालिक हूं, इसलिए जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। इसके बाद धीरेंद्र को किसी का कोमल स्पर्श अपने ऊपर महसूस हुआ। ये देखकर धीरेंद्र ने जब आंखें खोली तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर धीरेंद्र मन ही मन बुदबुदाया, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कमलेश तो उस अप्सरा को देख सुन भी सकता था, लेकिन मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? धीरेंद्र ने इतना कहा ही था कि तभी उसे किसी युवती के खिलखिलाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर धीरेंद्र काफी ज्यादा घबरा गया और यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। इसके कुछ देर बाद उसे दोबारा से वही आवाज आई और इस बार वो युवती बोली, धीरेंद्र तुमने मुझे सिद्ध तो कर लिया, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुमने वह मंत्र गलत बोल दिए थे और वह मंत्र अप्सरा साधना के नहीं बल्कि यक्षिणी साधना के थे। ये सुनकर धीरेंद्र की आंखें हैरानी से गोल हो गई और उसने अपने मोबाइल में उस साधना के मंत्रों को देखा। वह वाकई में यक्षिणी साधना के मंत्र थे। ये देखकर धीरेंद्र ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन फिर तभी वो आवाज दोबारा आई, तुमने मुझे पा तो लिया, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ही नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पहले ही एक स्त्री है। इसलिए तुम ऐसा काम करो कि उस लड़की से अभी के अभी अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो। ये सुनकर धीरेंद्र बोला, बिल्कुल नहीं, मैं निराली से प्यार करता हूं और उसके साथ ही अपनी आगे की लाइफ जीना चाहता हूं। ये सुनकर वो युवती गुस्से में बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं, बल्कि तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हें यह करना है, और अगर तुमने यह बात नहीं मानी तो फिर इसके आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन धीरेंद्र अपनी बात पर अड़ा रहा। इन सब से उस यक्षिणी को काफी गुस्सा आया और उसके बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। दूसरी तरफ निराली उस समय अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। इसी दौरान लैपटॉप की स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा उभरा। उस चेहरे को देखकर निराली काफी ज्यादा घबरा गई और पीछे जा हटी। इसी दौरान वह चेहरा धीरे धीरे करके उस लैपटॉप से बाहर की ओर आने लगा और देखते ही देखते उस लैपटॉप से एक पूरी ही महिला की आकृति बाहर आ गई। निराली इन सब से डर के चीखने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान वह आकृति निराली के चेहरे के एकदम पास आई और बोली, धीरेंद्र ने मुझे सिद्ध कर लिया है, इसलिए तुम्हें उसके जीवन से जाना होगा। तुम अभी के अभी धीरेंद्र को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। इन सबसे निराली काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, आप जैसा कहोगी मैं करूंगी, लेकिन तुम प्लीज मुझे कुछ मत करना। इसके बाद निराली ने अपना फोन उठाया और फिर सीधे धीरेंद्र को फोन किया और कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में अब सब खत्म हो गया है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। बोलकर निराली ने फोन काट दिया। ये सुनकर वो यक्षिणी बोली, बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम मुझे उसके साथ अगर दिखाई दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलकर वो वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ इन सब से धीरेंद्र काफी ज्यादा घबरा गया था।
उसने दोबारा से निराली को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी उसके पास आई और उससे कहा, मैंने उस लड़की निराली को हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका है और तुम कोशिश भी मत करना उसे दोबारा अपने जीवन में लाने की, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनकर धीरेंद्र अपना माथा पकड़कर बैठ गया। ठीक इसी दौरान यक्षिणी उसके पास आई और अब वो यक्षिणी धीरेंद्र को साफ दिखाई दे रही थी। वो यक्षिणी काफी ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए तो धीरेंद्र का मुंह भी खुला रह गया था। इसी समय यक्षिणी उससे बोली, तुम मेरे साधक हो, तुमने साधना करके मुझे पा लिया है और अब तुम जो चाहोगे वह मैं करूंगी, लेकिन मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई भी स्त्री नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर धीरेंद्र मन ही मन बुदबुदाया, अरे वाह, मैंने भले ही अप्सरा की जगह यक्षिणी साधना कर ली थी, लेकिन बात तो लगभग वही है। अब मैं इस यक्षिणी से अपनी मुराद पूरी करवाऊंगा। उसके बाद धीरेंद्र बोला, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? यक्षिणी बोली, क्यों नहीं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसके बाद वो यक्षिणी वहां से गायब हो गई। धीरेंद्र ने उसका काफी इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसका इंतजार कर करके धीरेंद्र इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वह बुदबुदाने लगा, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बोल तो ऐसे रही थी जैसे कि ना जाने क्या कर सकती है, लेकिन वो तो सच्ची में किसी काम की नहीं है। अब पता नहीं कहां चली गई। निराली से भी मेरा ब्रेकअप करवा दिया। मन ही मन यही सब बुदबुदाते हुए और उस यक्षिणी को कोसते हुए धीरेंद्र सो गया। अगली सुबह किसी के कोमल स्पर्श चेहरे पर पड़ने से धीरेंद्र उठ बैठा। उठते ही उसने पाया कि वह यक्षिणी उसके एकदम पास बैठी थी। उसे देखकर धीरेंद्र बोला, तुम बोल तो बहुत रही थी, लेकिन अभी तक तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऊपर से तुम भी पता नहीं कहां चली गई थी और उसके ऊपर से तुमने मेरा ब्रेकअप भी करवा दिया। अगर तुम किसी काम की नहीं हो तो प्लीज तुम वापस चली जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। ये सुनकर वो यक्षिणी बोली, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब इससे पहले कि धीरेंद्र कुछ समझ पाता, उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जब वह फोन देखा तो उसने पाया कि वह फोन उसके घर से था। उसने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मां के रोने की आवाज आई। वो रोते हुए उससे बोली, बेटा तू जल्दी घर आ जा, तेरे चाचा जी का आज सुबह देहांत हो गया। ये सुनकर धीरेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। धीरेंद्र के चाचा धीरेंद्र को काफी मानते थे। धीरेंद्र के चाचा की खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह धीरेंद्र को ही अपना सब कुछ मानते थे और अब उनकी मौत ने उसे एक तगड़ा झटका दिया था। धीरेंद्र भारी मन से घर के लिए निकल पड़ा। घर आकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों बाद जब उनकी संपत्ति की बात चली तो पता चला कि उसके चाचा उसके लिए 50 लाख की संपत्ति छोड़कर गए थे। यक्षिणी जो कि उस समय धीरेंद्र के साथ थी और उसे धीरेंद्र के अलावा फिलहाल कोई नहीं देख सकता था। यह सब सुनकर यक्षिणी की ओर देखने लगा। तब वह यक्षिणी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने 50 लाख मांगे थे ना, देखो पूरे 50 लाख है, कुछ भी कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही होंगे। अब तो तुम खुश हो गए। ये सब सुनकर धीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसके चाचा उसके लिए बिल्कुल पिता समान थे। उन्होंने बचपन में धीरेंद्र को गोद लिया था और अब उनकी मौत का जिम्मेदार एक हिसाब से धीरेंद्र था। धीरेंद्र को अपने आप पर काफी शर्म आ रही थी और वह यह बात किसी से कर भी नहीं पा रहा था। वो उसी शहर में था कि एक दिन उसकी मुलाकात विपुल और शीतल से हुई। बातों ही बातों में धीरेंद्र ने उन्हें बता दिया कि कैसे उसने यक्षिणी को सिद्ध किया और अब वह उस वजह से काफी पछता रहा है। ये सब सुनकर विपुल के दिमाग में एक योजना आई और वो बोला, चलो जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है वह सोचना चाहिए। देखो दोस्तों, हम सभी आज इतने बर्बाद सिर्फ एक ही शख्स की वजह से हैं और वह है कमलेश। हम सबकी बर्बादी का कारण कमलेश है। वह खुद तो हमें बर्बाद करके एकदम अच्छी जिंदगी जी रहा है और हम यहाँ पर दो दो पैसे के मोहताज हैं। मुझे नहीं पता कि हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी या नहीं।
हम उससे ज्यादा अच्छा कमा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर हम यह नहीं कर सकते तो उस कमलेश को भी नहीं करने देंगे। तब शीतल बोली, हम इसमें कर भी क्या लेंगे? तुम्हें तो पता ही है कि उसके पास कौन है, और अगर हमने दोबारा से ऐसी कोई घटिया हरकत की तो हमारे साथ क्या होगा, उसका अंजाम भी तुम्हें पता है। इसलिए फिलहाल जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, कम से कम जी तो रहे हैं, इसलिए ज्यादा इस बारे में सोचो मत। विपुल बोला। तब बात कुछ और थी शीतल, और अब बात कुछ और है। तब हमारे पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, लेकिन आज धीरेंद्र के पास यक्षिणी है। हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा और उसमें उस कमलेश को फंसाना पड़ेगा, और एक बार कमलेश हमारे जाल में फंस गया, उसके बाद तो बस हमारा काम हो गया। धीरेंद्र बोला, लेकिन हम करेंगे क्या, वह तो बताओ। इसके बाद विपुल ने जो उसे बताया वो सुनकर उन सभी की आंखों में चमक आ गई। इन सब के बाद धीरेंद्र वापस बेंगलुरु आ गया, और फिर उसने एक रोज कमलेश को फोन किया और कहा, पता नहीं कमलेश, मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। अब यहां पर मेरे साथ का कोई नहीं है, और एक तुम ही हो जिसे मैं कॉलेज के समय से जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे अपना दर्द बांटना चाहता हूं। दरअसल मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल होना चाहता था। तुम्हें तो पता ही है आजकल कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, और उसके लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे ज्यादा नहीं मिल पाता। मेरे सीनियर इसका क्रेडिट ले जाते थे, इसलिए मैंने इंटरनेट पर अप्सरा साधना के बारे में पढ़ा। मैंने सोचा था कि अप्सरा को सिद्ध करके मैं आराम से वो पा लूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत ही हो गया। मैंने गलती से अप्सरा की जगह यक्षिणी साधना कर ली, और मैं उस वजह से काफी परेशान हो रहा हूं। मुझे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन मेरा चला जरूर गया। तब कमलेश बोला, देखो धीरेंद्र, अप्सरा या दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ भी पाने में तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, और जहां तक बात रही अप्सरा की, तो याद रखो वह तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगी। हाँ, लेकिन वह तुम्हारा साथ जरूर दे सकती है, वह भी तब जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। और हाँ, अप्सरा उस लिए भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल देवी की तरह पूजनीय होनी चाहिए। उनके लिए तुम्हें दिल से सम्मान करना होगा, ना कि वह तुम्हारी गुलाम है। अगर तुमने उसे सिद्ध कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने मन से सारे बुरे ख्याल निकालने होंगे। उनका सम्मान करो, तभी बात बनेगी। धीरेंद्र बोला, यह तो तुमने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है क्या नहीं, इसलिए क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? कमलेश बोला, जैसा कि तुमने कहा कि वो अप्सरा नहीं बल्कि यक्षिणी है। देखो धीरेंद्र, स्त्री चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, हर रूप में पूजनीय है। इसलिए तुम उनका दिल से सम्मान करो, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम उनसे डायरेक्टली बात करो। तुम अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल कर लोगे, अगर वह तुम्हारे साथ बनी रहेगी तो। धीरेंद्र बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या हम इस बारे में आमने सामने बात कर सकते हैं? इसके लिए कमलेश मान गया, क्योंकि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वही नयनी ने भी इसमें उसे बिल्कुल नहीं रोका। अगले हफ्ते धीरेंद्र और कमलेश धीरेंद्र के घर पर मिले। धीरेंद्र काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे, दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे देखकर कमलेश ने उससे कहा, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तब धीरेंद्र ने उसे रोते हुए सारी बात बताई। उसने कहा, मैं अपने चाचा जी के बेहद करीब था, लेकिन मैंने उस यक्षिणी से 50 लाख मांगकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आज मेरे चाचा जी मेरे पास नहीं हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आखिर क्यों मैंने यह साधना की। क्या होता ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी लाइफ में जैसा करता हूं वैसे ही करता। तब कमलेश ने उससे कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे क्या करना है वह सोचो। अब तुम्हारे चाचा जी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें आगे ढंग से रहना है तो या तो इस यक्षिणी के साथ एकदम अच्छे से रहो, या फिर इसका त्याग करो।
धीरेंद्र बोला, मैं इसका हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। यह कोई ऊपरी चक्कर नहीं है, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, यह तो मैंने खुद से ही सिद्ध किया है, और अगर मैं इसे खुद से छोड़ना भी चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता। इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मेरा काम खराब हो गया, मेरे चाचा जी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। यह भी मुझसे ले ले, ये तो अच्छा है। ठीक इसी दौरान नयनी कमलेश से बोली, कमलेश ये सही कह रहा है, वह यक्षिणी यही है, उसे मैं देख सकती हूं। अब मैं इससे यही कहना चाहूंगी कि यह इस यक्षिणी के साथ ही रहे हमेशा, और किसी पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वरना अंजाम उस स्त्री को ही भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर कमलेश ने धीरेंद्र की ओर देखा, जो कि चेहरे से काफी उदास लग रहा था। फिर कमलेश बोला, धीरेंद्र, तुम इस यक्षिणी के साथ ही पूरी जिंदगी रहो, तभी तुम रह पाओगे, और उसका अच्छे से सम्मान करो। धीरेंद्र बोला, मैं किसी ऐसी शक्ति के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। बात को समझो कमलेश, अभी तो मैं जवान हूं, रह सकता हूं, लेकिन एक समय के बाद मैं बुढ़ा होऊंगा, मुझे एक सहारे की जरूरत होगी, तो मैं क्या इस यक्षिणी के सहारे रहूंगा? मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मेरी मदद करो प्लीज। इसी दौरान नयनी बोली, यह हम नहीं कर सकते कमलेश, इसे इसकी समस्या से खुद ही निपटना होगा। इस तरह की साधना करते समय साधक को पता होना चाहिए कि इसकी क्या हानि और लाभ हो सकते हैं। तब कमलेश बोला, कुछ तो होगा ना, क्योंकि यह तो गलत होगा कि अगर कोई ऐसी शक्ति के साथ नहीं रहना चाहता तो। नयनी बोली, रास्ता तो है, इसे मां यक्षिणी का आह्वान करना होगा, वही इस समस्या से इसे छुटकारा दिला सकती है, लेकिन यह इसे करना भी खुद ही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब कमलेश ने यह बात धीरेंद्र को बताई तो धीरेंद्र बोला, मैं यह करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं यह सब करूं तो मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि अब बचने के लिए सिर्फ मेरा परिवार ही बचा है। अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे परिवार के साथ रह सकते हो? मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूंगा ताकि वह उनके साथ रहे। यह सुनकर कमलेश ने एक नजर नयनी की ओर देखा। नयनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कमलेश ने इसके लिए हाँ कर दी। इसके बाद कमलेश धीरेंद्र के साथ वापस अपने शहर में आ गया। अब कमलेश धीरेंद्र के घर पर ही रह रहा था, जहां पर उसे काफी प्यार और अपनापन मिल रहा था। इन्हीं सब के दौरान धीरेंद्र की बहन नव्या भी वहीं थी, जो कि कमलेश को पसंद करने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान यक्षिणी ने धीरेंद्र से कहा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा मुझे छोड़ने का नहीं है, फिर भी तुम इन सब के साथ ऐसे नाटक कर रहे हो, आखिर क्यों? तब धीरेंद्र बोला, तुमने कहा था ना कि तुम जो मैं कहूंगा वह तुम करोगी, तो अब जो मैंने तुमसे कहा वह तुमने कर दिया ना, तो फिर मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह जो लड़का है ना कमलेश, तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने में मेरी मदद करनी है। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। धीरे धीरे करके कमलेश के खाने में मैं एक स्लो पॉइजन डाल रहा हूं, और एक समय के बाद वो स्लो पॉइजन कमलेश के दिमाग पर असर करने लगेगा, और उसके बाद वो अप्सरा भी उसको बचा नहीं पाएगी। ये सुनकर यक्षिणी बोली, अगर वह उसे नहीं बचा पाएगी तो याद रखना, वह तुम्हें पकड़ भी बहुत जल्दी लेगी, और जिस दिन तुम उसके हफ्ते चढ़ गए ना, तो फिर वह तुम्हारा क्या हाल करेगी ना, वह तुम्हें भी पता है। उस अप्सरा और उस लड़के के बीच में एक पवित्र बंधन है, ये बात वे दोनों भी जानते हैं, और ऐसे में तुम उन दोनों को अलग करके अपने लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं। धीरेंद्र बोला, मुझे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और वह मुझे छोड़ेगी नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम मुझे उससे बचाओगी। यक्षिणी बोली, ठीक है, मैं यह करूंगी, क्योंकि मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है मेरे साधक को प्रसन्न करना। वही इन सब से बेखबर कमलेश अब लगभग 5 दिन तक उनके घर पर रहा था, लेकिन अभी तक धीरेंद्र ने इस तरह की कोई साधना नहीं की थी। यह देखकर कमलेश को काफी अजीब लगा। तभी नयनी बोली,
इस तरह की साधना एक खास समय ही की जाती है और अभी वह समय नहीं है। वह समय 5 से 6 दिन बाद आएगा। तब कमलेश बोला, अरे तो हम भी 5 से 6 दिन बाद ही आते ना, अभी पहले से क्यों आ गए? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। नयनी बोली, तुम्हें पता तो है कि हम यहाँ पर उसकी साधना करवाने नहीं आए हैं, बल्कि उसके परिवार की रक्षा करने आए हैं। ये सुनकर कमलेश ने खुद को टपली मारी और मुस्कुराते हुए बोला, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो तब से मैं छोटी मोटी चीज तो याद ही नहीं रखता। चलो कोई बात नहीं, तुम हो तो हमेशा मेरे साथ मुझे याद दिलाने के लिए। मुझे पता है कि मैं चाहे कहीं पर भी हो जाऊं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे कुछ होने भी नहीं दोगी। नयनी मुस्कुराई और बोली, लाखों नहीं करोड़ों में एक बार ऐसा सहयोग होता है कि किसी को इस तरह का कोई साधक मिलता है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा साधक मिला है जो मेरा इतना सम्मान करता है। तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? कमलेश नैनी से बातें कर ही रहा था कि तभी धीरेंद्र की बहन नव्या वहां आई और बोली, आप यहां किससे बात कर रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। कमलेश बोला, यहां जो भी है मेरे लिए बहुत खास है। वह सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम यहां क्यों आई हो? क्या कोई इमरजेंसी है? धीरेंद्र की बहन नव्या बोली, नहीं, वह आप यहां पर पहली बार आए हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहां का पूरा एरिया घुमाया जाए। तो चलिए मैं आपको घुमा लाती हूं। ये सुनकर नयनी बोली, कमलेश, इस लड़की की तरंगे कुछ सही नहीं लग रही। शायद ये लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है। ये सुनकर कमलेश हैरानी से नयनी को देखने लगा। फिर उसने नव्या से कहा, देखो मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर नव्या भारी मन से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नयनी बोली, यह तुमने क्या किया? तुमने उसका दिल तोड़ दिया। कमलेश बोला, उसे अभी से बताना जरूरी था, क्योंकि आगे चलकर यह चीज अगर बड़ी होती तो फिर उसे इसका और ज्यादा दुख होता। और मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कोई नहीं चाहिए। अब चाहे भले ही मुझे मौत आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के अंतिम समय भी तुम मेरे साथ रहोगी ना? नयनी बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मौत भी आएगी तो उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। इसके आगे कमलेश कुछ ना बोल सका। वहीं दूसरी तरफ नव्या रोते हुए अपने कमरे में जा रही थी। उसे यूं देखकर धीरेंद्र बोला, क्या बात है, तू ऐसे रो क्यों रही है? अब इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, वह यक्षिणी धीरेंद्र से बोली, उस लड़के से बात कर रही थी, लेकिन उसने इसे साफ साफ मना कर दिया। बस इसी बात का दुख है इसे। यह सुनकर धीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वह कमलेश से काफी ज्यादा नफरत करता था और उसकी बहन कमलेश को पसंद करती थी। इसलिए उसने नव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, जो आज के बाद तूने उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर नव्या रोते रोते वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रात के खाने के समय धीरेंद्र कमलेश के लिए एक प्लेट में खाना लगाकर ले जा रहा था। इसी दौरान नव्या ने देखा कि धीरेंद्र कमलेश के खाने में कुछ मिल रहा था। ये देखकर उसने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? धीरेंद्र बोला, सुन, ना तूने कुछ देखा ना सुना, समझी? अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं पापा से बोलकर तेरी शादी करवा दूंगा, फिर बनती रहना कलेक्टर। बोलकर धीरेंद्र प्लेट लेकर कमलेश के कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ नव्या ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। भले ही कमलेश के मन में उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह कमलेश से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई कमलेश को कोई नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। ये सब सुनकर उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर धीरेंद्र ही तो उसे यहां लेकर आया है, तो वह उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तब नव्या बोली, मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं, शायद इसीलिए ही वह उन्हें रास्ते से हटा रहे हैं। लेकिन मैं सच कहती हूं, मैं उनके बारे में ख्याल अपने मन से निकाल दूंगी। लेकिन आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, क्योंकि इन सब में उनकी तो कोई गलती नहीं है।
यह सब सुनकर उसके मम्मी पापा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर उनकी बेटी के मन में यह सब क्या चल रहा है। उन्होंने उसे काफी डांटा, लेकिन फिर नव्या ने उन्हें किसी तरह से कमलेश को वह खाना खाने से रोकने के लिए कहा। यह सुनकर धीरेंद्र के घर वाले कमलेश के कमरे में गए। वहां जाकर इससे पहले कि वे लोग उसे रोकने की कोशिश करते, उनकी नजर खाने की प्लेट पर गई और उन्होंने देखा कि कमलेश वो सारा खाना चट कर चुका था। इतने सारे लोगों को देखकर कमलेश को कुछ अजीब लगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र के पिता ने धीरेंद्र को अपने पास बुलाया और बाहर ले जाकर उससे कहा कि तूने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब इस लड़के को घर से बाहर करके आ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने इसे इस घर में कुछ खिलाया था। वहीं दूसरी तरफ नव्या उन सब से रो रो के बोलने लगी कि जो हो गया सो हो गया, वह दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि वह समय रहते बच जाए। तब उसके पिता बोले, अगर इस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर गए तो सबको पता चल जाएगा कि इसको यहाँ कुछ खिलाया गया था और फिर हम सभी जेल जाएंगे। इसीलिए इसको बाहर ही करो ताकि हम लोग किसी मुसीबत में ना फंसे। ये यहाँ आया नहीं, यह बात समझ लो। नयनी, जिसने की ये बातें सुन ली थी, ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। वो कमलेश की ओर जाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान यक्षिणी उसके ठीक सामने आ गई और वो बोली, मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी आगे बढ़ने नहीं दे सकती। ये सब सुनकर नयनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने यक्षिणी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से कमलेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी तरह से रेंगते हुए कमरे से बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन दरवाजे के पास आते ही वो बेहोश हो गया। नव्या अपने घर वालों से बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन वो लोग तो उसकी सुनने को तैयार ही ना थे। इसी दौरान धीरेंद्र ने फोन पर किसी को मैसेज किया और फिर थोड़ी ही देर में नवीन, विपुल और शीतल वहां आ गए। धीरेंद्र ने उन्हें कहा, अब तक काम हो गया होगा और अब इससे पहले कि हम सब लोग फंसे, इस कमलेश को यहां से कहीं बाहर फेंक आओ। इसके बाद उन चारों ने मिलकर कमलेश को उठाया और फिर उसे वहां से लेकर गए। उनके जाने के धीरेंद्र वापस आया और सबको एक लाल धागा बांधकर कहा, ये लड़का कमलेश काला जादू करता था, इस वजह से ये धागा बांधकर रखना, नहीं तो उसके प्रेत हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके आगे उन लोगों ने कुछ न बोलते हुए चुपचाप वो धागा बांध लिया। वहीं दूसरी तरफ वो यक्षिणी शक्तिशाली तो थी, लेकिन ज्यादा समय तक नयनी का मुकाबला नहीं कर पाई और आखिरकार नयनी ने उसे उसकी दुनिया में भेज दिया। यक्षिणी से निपटकर जब नयनी कमलेश के पास वापस आई तो पाया कि कमलेश वहां नहीं था। ये सब देखकर नयनी काफी ज्यादा घबरा गई और वो गुस्से में धीरेंद्र के पास आई, लेकिन यहाँ धीरेंद्र ने जो धागा बांधा था उसकी वजह से नयनी उसे छू तक नहीं पा रही थी। नयनी ने कमलेश की जैविक ऊर्जा को भांपने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वहीं इन सब से नव्या काफी दुखी थी, क्योंकि वो कमलेश को पसंद करती थी और बिना किसी बात के कमलेश को ऐसी सजा मिली। नव्या ने अपने परिवार वालों से इस बारे में दोबारा बात की, लेकिन उन लोगों ने अब नव्या को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। नयनी ने कमलेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। थक हार कर वो धीरेंद्र के घर आ गई, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ वही कमलेश के बारे में जानता है और अब वो इस मौके के इंतजार में थी कब उसके हाथ से वो धागा निकले। इन्हीं सबके दौरान एक रात जब नव्या रसोई में पानी लेने गई, तब उसने धीरेंद्र को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। अरे पड़ा रहने दे उसे, वहीं उसके हाथ में जो धागा बांधा है उसकी वजह से वो अप्सरा उसे कभी खोज भी नहीं पाएगी और कुछ ही समय में ये कमलेश भी ब्रेन डेड होकर मर जाएगा। ये सुनकर नव्या काफी ज्यादा घबरा गई और लेकिन उसके मन में ये उम्मीद भी थी कि शायद कमलेश बच जाए। यही सब सोचते हुए नव्या की नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो उसे याद आया कि धीरेंद्र ने उस दिन ये धागा उसे बांधा था, तो शायद ये उस अप्सरा को दूर रखने के लिए है। यही सब सोचकर नव्या अपने कमरे में आई और बोली, अप्सरा जी,
आप सच में यहाँ हो तो प्लीज कमलेश को बचाने में मेरी मदद करो, बोलकर नव्या ने वो धागा उतार दिया। इसके अगले ही पल नयनी उससे बोली, बहुत बहुत शुक्रिया नव्या, मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं, इसलिए तुम मेरी मदद कर रही हो। नव्या बोली, जी आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए, वो अच्छे और नेक इंसान हैं। नयनी बोली, बचा तो मैं लूं, लेकिन मैं उसकी ऊर्जा को भांप नहीं पा रही। कमलेश कहाँ है ये सिर्फ तुम्हारा भाई बता सकता है, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनकर नव्या कुछ सोचते हुए बोली, हमें भैया से उन्हें बिना पता चले उगलवाना पड़ेगा, ताकि हम उनका पता लगने के बाद उन तक पहुंचकर उन्हें ठीक कर पाएं। और वो कैसे, वो मुझे पता है। धीरेंद्र को कभी कभार पीने का शौक था और नव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए अगले दिन उसने धीरेंद्र के पीने का इंतजार किया, लेकिन यहाँ धीरेंद्र ने शराब को हाथ तक नहीं लगाई। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और अब नव्या ने एक दूसरा तरीका खोजा। अगले दिन जाकर उसने नशे की दवाई खरीदी और रात के खाने में वो दवा मिला दी। नव्या के पूरे परिवार ने खाना खाया, लेकिन नव्या ने पेट खराब का बोलकर अपने लिए अलग से खिचड़ी बना ली। खाना खाने के कुछ देर बाद उन सब लोगों का सिर घूमने लगा और उनके मम्मी पापा तो जाकर सो गए। यहीं इसी दौरान धीरेंद्र भी अपने कमरे में आकर लेट गया। नशा धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रहा था और आखिर में वो समय भी आया जब धीरेंद्र पूरी तरह से नशे की आगोश में आ गया। इसी दौरान नव्या कमरे में आई और धीरेंद्र के हाथ में बंधा वो धागा उतार कर फेंक दिया। फिर वो नयनी से बोली, अब हम इनसे सब पूछ सकते हैं, रुको मैं कमलेश जी के बारे में इनसे पूछती हूँ। भैया कमलेश जी कहाँ हैं? लेकिन धीरेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस एक तक छत को ही घूर रहा था। ये देखकर नयनी गुस्से में बोली, ये ऐसे नहीं बताएगा, और बोलकर वो धीरेंद्र को उठा उठाकर मारने लगी, लेकिन धीरेंद्र के ऊपर इसका असर ही नहीं पड़ा। तब नव्या बोली, आप शांति रखिए, मैं दोबारा पूछती हूं, बोलकर उसने दोबारा से पूछा। इस बार धीरेंद्र ने लड़खड़ाती जुबान से कुछ बोला। नव्या ऐसे ही पूछती रही और फिर आखिरकार धीरेंद्र ने उसे सब कुछ बात ही दिया। उसने बताया कि उन लोगों ने कमलेश को कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया था। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। वह अभी सरकारी अस्पताल में है, लेकिन बेहोश है। उसने बताया कि धीरेंद्र ने उसे डेली थोड़ा थोड़ा करके स्नो पॉइजन दिया था, जिस वजह से उसका असर कमलेश के दिमाग पर हुआ है और वह फिलहाल कोमा में है। यह सब सुनकर नव्या और नयनी काफी ज्यादा घबरा गए। उन दोनों ने धीरेंद्र से उस अस्पताल का नाम लिया और फिर उसी समय नव्या और नयनी कमलेश के पास जाने के लिए निकल पड़े। उस अस्पताल में आकर पूछताछ करने पर नव्या को आखिरकार कमलेश का पता चल गया। नव्या और नयनी जब कमलेश के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कमलेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। नव्या दौड़कर उसके पास आई और उसके हाथ में बंधा वो धागा खोल दिया। इसी के साथ ही नयनी ने कमलेश के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कमलेश उठ ही नहीं रहा था। ये देखकर नयनी ने अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखे और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद नयनी ने जब आंखें खोली तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। ये देखकर नव्या बोली, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कमलेश जी उठे क्यों नहीं? नयनी बोली, अब बात मेरे हाथों से निकल चुकी है नव्या। कमलेश का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके शरीर के साथ उसका संपर्क लगभग कट सा गया है और अगर ऐसा ही रहा तो कमलेश नहीं बचेगा। ये सुनकर नव्या काफी ज्यादा घबरा गई और वो बोली, कोई तो तरीका होगा ना जिससे हम इन्हें बचा पाए। मेरे भाई के किए की सजा इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर नयनी बोली, एक रास्ता है, मुझे कमलेश के दिमाग के अंदर जाना होगा और वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए दिमाग के उन हिस्सों को ठीक करना होगा, लेकिन इन सब में समय लगेगा और उसके बाद भी हम कह नहीं सकते कि हमें इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। ये सुनकर नव्या हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? आपके पास तो बहुत सारी शक्ति है, तो आप उनसे जो चाहे वह कर सकती हैं। नयनी बोली, कोई भी शक्ति किसी भी इंसान पर तभी ऐसे हावी हो सकती है जब उसका दिमाग कमजोर हो, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो,
लेकिन यहाँ कमलेश के साथ ऐसा नहीं है। कमलेश की इच्छा शक्ति काफी ज्यादा मजबूत है और उसकी इच्छा शक्ति के आगे मैं बिना उसकी मर्जी के उसके ऊपर काबू इतनी आसानी से नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। नव्या बोली, आप कोशिश करिए, हो सकता है कि हमें इसमें सफलता मिल जाए। नयनी बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि थोड़े ही समय में तुम्हारे भाई को भी दोबारा से होश आ जाएगा और जब वह तुम्हें घर पर नहीं पाएगा तो दौड़कर यहीं आएगा। तो उस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, वह जरूर कमलेश को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और मैं उस समय भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। नव्या बोली, आप इन्हें बचा लीजिए, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अगर मुझे उनकी जान बचाने के लिए अपने भाई और अपने परिवार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं वह भी करने को तैयार हूं। नव्या का आश्वासन पाकर नयनी ने कमलेश की ओर देखा और फिर कहा, मैं आ रही हूं कमलेश। इसके बाद नयनी ने कमलेश के हाथ पकड़े और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में नयनी ने जब अपनी आंखें खोली तो वह एक पत्थर के टीले के ऊपर मौजूद थी। उस पत्थर के टीले के चारों ओर आग का लावा बह रहा था। ये सब देखकर नयनी मन ही मन बुदबुदाई, जैसा कि मुझे डर था वही हो रहा है। कमलेश ने अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बहुत ही मुश्किल भरे कर रखे हैं। मेरा उस तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। नव्या वहां अपना काम कर रही है, अब यहां से आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा। नयनी जैसे ही उस आग के पास पहुंचती, वो आग और बढ़ जाती। उस आग की तपन नयनी को झुलसाने लगी थी, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। नयनी ने बार बार उस आग को पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। इन सब से नयनी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कमलेश का दिमाग होने के कारण यहाँ पर सारी चीज कमलेश के दिमाग के हिसाब से चल रही थी, जिसके कारण नयनी की शक्तियां सीमित हो चुकी थी। हताश होकर नयनी बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी उसके दिमाग में कमलेश की आवाज गूंजी। उसे याद आने लगा था कि कमलेश ने उसे बोला था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाता है तो वह उसे बचा लेगी, और आज नयनी की परीक्षा की घड़ी थी। कमलेश ने आज तक उससे कुछ भी नहीं मांगा था और आज उसे उसकी सच में जरूरत है। नयनी अपनी जगह से उठी। उसने उस आग के दरिया को देखा और फिर बोली, मुझे तुम तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब भले ही मुझे इस आग के दरिया के अंदर ही जाना पड़े, लेकिन मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगी। इसके बाद नयनी ने बिना ज्यादा सोचे उस आग के दरिया की ओर कदम बढ़ा दिया। वह आग नयनी के शरीर से जब लगी तो नयनी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन नयनी ने हार नहीं मानी। वह इतना कष्ट झेलने के बावजूद उस दरिया में निरंतर आगे बढ़ती रही और फिर आखिरकार उसने वह आग का दरिया पार कर ही दिया। आग का दरिया पार करने के बाद नयनी ने राहत की सांस ली। उसके शरीर में काफी जलन हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वह शांत पड़ गई। अब नयनी नंगे पांव आगे की तरफ बढ़ चली थी। वह एक रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी। नयनी ने चारों तरफ जब नजरें घुमाई तो उसे सिर्फ रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर नयनी बोली, इस कमलेश के दिमाग में भी न जाने क्या क्या चलता रहता है। अब तो लगता है कि वह आग का दरिया ज्यादा आसान था। पार करने के लिए मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा कि यहां से अब आगे कैसे जाऊं। कौन सी दिशा में मुझे जाना है वह मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोलते हुए नयनी आगे बढ़ने लगी। नयनी काफी देर तक यूं ही आगे बढ़ती रही, लेकिन उसे कोई भी अंत नजर नहीं आया। अगर हम यूं कहें कि नयनी उस रेगिस्तान में गुम हो गई थी, ये गलत नहीं होगा। नयनी इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि इसी दौरान उसे नव्या की आवाज आई। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज आप कमलेश जी को बचा लीजिए। एक आप ही है जो उन्हें बचा सकती है, वरना तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यह सब सुनकर नयनी ने अपने आप से कहा, हार मानने का समय नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब समय है अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने का।
बोलकर नयनी वहीं पालथी मारकर बैठ गई और फिर साधना में लीन हो गई। लगभग आधे एक घंटे बाद नयनी ने अपनी आंखें खोली और फिर वह एक दिशा में आगे बढ़ने लगी। 1-1.5 घंटे चलने के बाद वह आखिरकार उस रेगिस्तान से बाहर निकल आई। यह देखकर नयनी काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि उसके ठीक सामने ही एक घना जंगल था। उस घने जंगल के अंदर अब नयनी को जाना था। जंगल में अंदर जाते जाते नयनी बोली, यह पता नहीं कितने समय तक ऐसे ही चलता रहेगा और न जाने कितने ही मुकाम ऐसे मुझे और पार करने पड़ेंगे। सच है, किसी मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान के ऊपर काबू करना इतना आसान नहीं है। अगर आज कमलेश इसके दोस्तों की तरह थोड़ा कम इच्छा शक्ति वाला इंसान होता तो मैं उसके ऊपर आराम से काबू कर देती। मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। बोलते बोलते नयनी जंगल के उस हिस्से में आ गई जहां पर एक भूल भुलैया बनी हुई थी। ये देखकर नयनी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, अब इस भूल भुलैया को भी पार करना पड़ेगा। बोलकर नयनी उस भूल भुलैया के अंदर जाने लगी। अंदर आकर नयनी ने सोचा कि वो अपनी शक्तियों से ऊपर की ओर जाएगी और फिर वहां से जाने का रास्ता पता कर लेंगी, लेकिन यहां जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नयनी के अंदर जाते ही उस भूल भुलैया की दीवार लंबी होती चली गई और देखते ही देखते वह इतनी ऊंची हो गई कि नयनी उसे देख तक नहीं पा रही थी। यह देखकर नयनी बड़बड़ाई, मैंने यह सोच भी कैसे लिया कि यहां पर कुछ भी सामान्य होगा। ये कमलेश का दिमाग है और यहां से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। अब मुझे यहां से अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से आगे बढ़ना होगा। बोलकर नयनी उस भूल भुलैया में आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद भी जब नयनी वहां से बाहर नहीं निकल पाई तब वो काफी दुखी हुई। ठीक इसी दौरान उसे कुछ याद आया। नयनी को याद आता है कि कुछ समय पहले जब कमलेश उसे एक दूसरे देश में घुमाने लेकर गया था, उस जगह को देखकर नयनी हैरानी से बोली, यह कौन सी जगह है? यहां पर सब लोगों की भाषा कुछ अलग है। कमलेश बोला, यह इंग्लैंड है नयनी, और आज मैं तुम्हें लेकर एक ऐसी खतरनाक जगह पर ले जाऊंगा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा डर भी लगेगा। लेकिन तुम डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसके बाद कमलेश नयनी को लेकर इंग्लैंड के लॉन्गलीट भूल भुलैया में गया। वहां आकर नयनी बोली, हम यहां आ तो गए हैं, लेकिन हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि यहां तो सारे रास्ते एक जैसे हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूं? कमलेश बोला, अगर तुम शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो फिर हम यहाँ का मजा कैसे लेंगे? देखो, हमें यहाँ से अपने आप से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें डर लगे तो फिर तुम मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है किसी भी भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलना है। नयनी हैरानी से बोली, क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम किसी भी भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हो बड़ी आसानी से? कमलेश बोला, बड़ी आसानी से तो नहीं, लेकिन निकल तो जाऊंगा ही, क्योंकि भूल भुलैया से बाहर निकलने की टेक्निक होती है। देखो, जब भी कोई भी भूल भुलैया क्यों ना हो, हमेशा स्टार्टिंग में उसमें दाईं ओर मुड़ो और लास्ट तक दाईं ओर ही मुड़ते रहो। इससे तुम बहुत ही आसानी से भूल भुलैया से बाहर निकल जाओगे। अब देखो, मैंने शुरुआत से ही दाएं और अपना हाथ रखा हुआ है, इसलिए हम सही जा रहे हैं। इसके बाद कमलेश और नयनी कुछ ही देर में उस भूल भुलैया से बाहर निकल आए। अब नयनी अपने ख्यालों से वर्तमान समय में वापस आ चुकी थी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आगे का रास्ता भले ही नहीं पता, लेकिन मैं यहां से वहां पर जा सकती हूं जहां से यह भूल भुलैया शुरू हुई थी। इसके बाद नयनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर उस भूल भुलैया के शुरुआत में आ गई। उसके बाद उसने कमलेश की बताई गई तकनीक को इस्तेमाल किया और हमेशा बाईं ओर की दीवार का रुख किया। लगभग 1-2 घंटे बाद वह उस भूल भुलैया से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, आज तुम्हारी ही वजह से मैं यहां से बाहर निकली हूं। तुमने हमेशा से अपनी मेहनत को ज्यादा अहमियत दी। मुझे सिद्ध करने के बाद भी तुम मेरी शक्तियों के भरोसे नहीं बैठे रहे। तुम्हारी मेहनत की वजह से ही आज तुम यहां पर हो।
भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से यहाँ पर। ये तुम्हारा दिमाग है, तुम मुझे सुन सकते हो, तुम मुझे समझ सकते हो कमलेश। मुझे नहीं पता आगे मेरे सामने कितनी मुश्किलें और आएंगी, लेकिन मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगी। इसके बाद नयनी आगे बढ़ गई। नयनी उस भूल भुलैया से निकलकर वापस जंगल में आ गई थी और अब वह जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगी। कुछ आगे चलकर वह जंगल भी खत्म हो गया और अब नयनी एक समतल मैदान में थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक सुबह हो चुकी थी और नव्या को घर में न पाकर घर में हाहाकार मच गया था। धीरेंद्र का सिर काफी दर्द कर रहा था और यही हाल उसके माता पिता का भी था। अब धीरेंद्र को यह पता चल गया था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इन सब में नव्या का कोई हाथ है। फिर इसी दौरान उसकी नजर अपने कलाई पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी कलाई पर मौजूद वह धागा अब वहां नहीं है। ये सब देखकर उसे अपनी बहन पर काफी गुस्सा आया और उसने अपने घर वालों से कहा कि नव्या कहीं और नहीं बल्कि इस लड़के के पास गई होगी। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि उसे उसका पता कहां से चलेगा, तुम तो उसे कहीं छोड़ आए थे ना। तब धीरेंद्र ने उन्हें सारी बात बताई और बताई कि कमलेश को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वह बचेगा तो नहीं, लेकिन नव्या हो ना हो उसी के पास गई होगी और अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हम सभी के सभी फंसेंगे, इसलिए समय रहते उसको लेकर आना पड़ेगा। इस पर उसके घर वाले मान गए और फिर धीरेंद्र ने विपुल, नवीन और शीतल को फोन करके सारी बात बताई। वह चारों फौरन उस अस्पताल में गए जहां पर कमलेश को भर्ती किया गया था और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कमलेश बिस्तर पर सो रहा है और नव्या उसके पास बैठी हुई थी। धीरेंद्र को काफी गुस्सा आया और उसने नव्या को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। मारपीट होता देखकर अस्पताल का स्टाफ वहां आया और उनको छुड़वाने की कोशिश की। इन सब से शीतल काफी ज्यादा घबरा गई और उसने धीरेंद्र को बोला, देखो अपनी बहन को तुम पीट लेना, लेकिन यहां पर बात का बतंगड़ मत बनाओ, हमें अभी के अभी इसे लेकर यहां से निकलना पड़ेगा। नव्या को समझ आ चुका था कि अगर यह इन्हें लेकर गए तो फिर वह कमलेश को नहीं बचा पाएगी और इस समय नयनी भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसे पता था कि उसके फैसले से उसके घर वाले उसके खिलाफ हो सकते हैं और यहां तक कि उसे घर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां उसने इस बारे में ना सोचते हुए कमलेश के बारे में सोचा। उसने शोर मचा मचा कर सभी लोगों को बता दिया कि धीरेंद्र ने और इन लोगों ने मिलकर कमलेश को जहर दिया था, जिस वजह से ये उसकी हालत हो गई है और अब वो लोग उसे मार डालेंगे। यह सब सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं धीरेंद्र गुस्से में नव्या को घूरने लगा। वह उस पर दोबारा हाथ उठाने ही वाला था कि तभी अस्पताल के लोगों ने उन सभी को पकड़ लिया और फिर पुलिस को बुला लिया। कुछ देर में पुलिस वहां आई और उन चारों को पकड़ कर ले गई। वहीं यह बात जैसे ही नव्या के घर वालों को पता चली, वह लोग अस्पताल आए और नव्या को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसकी माँ बोली, 4 दिन के प्यार के लिए तूने अपने भाई को जेल पहुंचा दिया, क्या तेरा प्यार तेरे भाई से बढ़कर था? ये सुनकर नव्या गुस्से में बोली, समय रहते अगर आपने भाई को समझाया होता तो भाई यूं जेल नहीं जाते। आप तो मां हैं, आपको उन्हें समझाना चाहिए था कि इस तरह से किसी की हत्या करने की कोशिश कितना बड़ा जुर्म है। अगर मैं नहीं बोलती तो क्या तुम्हारा यह जुर्म छुप जाता? नहीं ना कोई तो बता ही देता। आप लोगों ने उन्हें मुजरिम बना दिया। आपको अपने बेटे की पड़ी है। ये कमलेश भी तो किसी का बेटा है, उसका क्या? नव्या ने उन्हें सुना तो काफी दिया था, लेकिन उनका उनके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वह लोग वहां से चले गए और उन्होंने उसे साफ कह दिया कि आज के बाद हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। नव्या को इस बात का दुख तो काफी हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम कमलेश की जान तो बच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नयनी उस समतल जगह पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जमीन गर्म होने लगी। ये सब देखकर नयनी काफी ज्यादा घबरा गई। उसके पैर जलने लगे। ठीक इसी दौरान जमीन में से टेंटिकल्स निकलने लगे। यह सब देखकर नयनी पीछे की तरफ मुड़ी, लेकिन वहां पर भी एक एक करके टेंटिकल्स निकलने लगे।
धीरे धीरे करके वह सारे टेंटिकल्स विशाल होते चले गए। यह सब देखकर नयनी घबराते हुए बोली, यह सब कमलेश के दिमाग की उपज नहीं है, यह जरूर कुछ और ही बात है। नयनी यह बोल ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक भयानक दोहरी आवाज गूंजी, तो तुम हो वह अप्सरा जो हमेशा इसके साथ रहती हो। मैं भी देखती हूं कि तुम इसे यहां से कैसे ले जाती हो। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर अगर तुमसे हो सके तो इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। यह सुनकर नयनी काफी ज्यादा घबरा गई। अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उसके आसपास के दृश्य बदलने लगे और ठीक इसी दौरान वह दोबारा से असली दुनिया में लौट आई। उसने हैरानी से आसपास देखा और फिर वह नव्या से बोली, कमलेश के दिमाग पर उसका कंट्रोल अब लगभग खत्म हो चुका है। उसका दिमाग सुप्त अवस्था में है और उसके ऊपर कोई खतरनाक साया है और उसे अब बचाना काफी मुश्किल है। ये सुनकर नव्या घबराते हुए बोली, इसका मतलब भाई पूरी तैयारी के साथ कमलेश से बदला ले रहे थे। उन्होंने पहले कमलेश को आपसे दूर किया, फिर उसके बाद उनकी इस हालत में किसी शक्तिशाली प्रेत या फिर ऐसी ही किसी चीज को उनके ऊपर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज यह इस हालत में है। नयनी बोली, तुमने सही कहा, और फिर ज्यादा समय तक ऐसे ही रहने के कारण वह चीज इसके ऊपर बहुत अच्छे से अपना कंट्रोल जमा चुकी है। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम कमलेश को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आखिर क्या करेंगे अब नयनी और नव्या कमलेश को बचाने के लिए? मैं जानता हूं जैसे मेरे अंदर ये तड़प बढ़ती जा रही है कि आगे आखिर कमलेश के साथ क्या हुआ और क्या नहीं, तो ऐसी तड़प आपके अंदर भी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत ही जल्द आपको इसका आगे का पार्ट भी मिल जाएगा। अब क्योंकि स्टोरी हमारे पास जैसे जैसे चल कर के आ रही है, मैं वैसे वैसे ही आपको बताने की कोशिश करता जा रहा हूं, ताकि आप भी स्टोरी में अच्छे से जुड़े रहे और ये नई हॉरर घटनाओं के बारे में जान सकें, क्योंकि आपने अक्सर हमेशा अप्सरा या प्रेत साधना और यक्षिणी की साधना के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी इनके बारे में ज्यादा जाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो घटना, जो स्टोरी चल रही है, उसमें इन दोनों ही चीजों का बहुत ही अच्छे से जिक्र है और इनको बहुत ही अच्छे से समझा और जाना जा सकता है। अब देखिए, हर स्टोरी के बारे में लोगों को लगता है कि वो झूठी कहानियां होंगी, तो देखिए, दावा तो हम कभी भी नहीं करते कि ये स्टोरी सच्ची है क्या झूठी, क्योंकि इन चीजों का सबूत नहीं होता है। जो इन चीजों को जानता है, जो मानता है, जो इनको महसूस करता है, वही केवल इनको समझ सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी बहुत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी स्टोरी रियल घटनाओं से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है। तो आप परेशान मत होइए, बहुत ही जल्दी आपको इस अप्सरा साधना का अगला पार्ट भी जानने को मिलने वाला है। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। हरकेश फरीदाबाद, ममता लखनऊ, फिरोज खान नेपाल, दीपक कुमार बनारस, ईशा गोस्वामी, अपूर्व नौटियाल देहरादून, सरिता मालधन उत्तराखंड, पुष्पा राणा नागपुर, सौरभ यादव कानपुर, संतोष गोरखा नेपाल, अमन चांवरिया जयपुर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प कर रही है ममता सहाय। चलिए मिलते हैं एक नई घटना के साथ।